अस्सलाम वालेकुम। वीक 3 लेक्चर नंबर 4 आई हैव अ ड्रीम क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट वाज द कॉज ऑफ नेग्रोस डिसकंटेंटमेंट। डिसकंटेंट में आगे आपके पास ब्रैकेट में अनहैप्पीनेस एंड डिससेटिस्फैक्शन, मतलब डिसकंटेंटमेंट का मीनिंग लिखा हुआ है अनहैप्पीनेस, नाखुशी, दुख, एंड डिससेटिस्फैक्शन, गैर मुतमईन होना किसी चीज़ पर। द कॉज ऑफ द ब्लैक्स डिसकंटेंटमेंट वॉज दैट दे वर नॉट ट्रीटेड इक्वल विद द वाइट्स। जब लेसन हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में सिर्फ एक ही तफरीक है और उस तफरीक से उनकी आज तक जान नहीं छूट सकी, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फसादात होते हैं, और वो है ब्लैक्स और वाइट्स की जो डिस्क्रिमिनेशन है। वाइट्स को सुपीरियर समझा जाता है और जो ब्लैक्स हैं उनको इन्फीरियर समझा जाता है। दे डिड नॉट इन्जॉय ऑल दोज राइट्स दैट द वाइट्स इन्जॉयड। अब ये जो काले हैं वो तमाम वो जो हकूक़ हैं वो हासिल नहीं कर सकते जो जो गोरे हैं उनको मिलते हैं। दे कुड नॉट प्रोग्रेस इन एन एटमोसफियर ऑफ इनएक्वालिटी। जहाँ पर भी अदम मसावत होती है वहाँ पर लोग जो हैं वो इस तरह के जो लोग होते हैं वो कभी भी ऊपर नहीं आ सकते। सो दे वर प्रोटेस्टिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग। यही वजह थी कि वो लोग एहतजाज कर रहे थे। वट वर द क्वालिटीज़ ऑफ द वेटरन्स men of experience of creative suffering। veterans of creative suffering वो नई नई सज़ाओं को हासिल करने वाले तजर्बाकार लोग। इनकी क्या क्वालिटीज़ थी? वन क्वालिटी वाज टू सफ़र imprisonment, cruelty and injustice in efforts to have freedom in society। एक जो क्वालिटी थी उनकी वो ये थी इम्प्रिजनमेंट के, उनको कैद में रखा जाता था, क्रुएलिटी जुल्म उन पर किया जाता था, एंड इनजस्टिस और उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाती थी उनकी तमाम तर उन काविशों पर जो कि आज़ादी से रिलेटेड थी। अनदर क्वालिटी वाज द स्ट्रगल अगेंस्ट क्रूअल रूल्स। जो तमाम जालिम कुव्वतों के सामने खड़े हो जाते थे, ये भी उनकी खूबी थी। येट अनदर वाज टू स्पीक द ट्रूथ एंड द होल ट्रूथ। एक और कि सच बोलना और मुकम्मल तौर पर सच बोलना। दे हैड एन अपील टू द कॉमन पीपल। और इस वजह से जब वो अपनी बात लोगों के सामने रखते थे तो ये लोगों को पसंद आती थी। अपील टू, जैसे हमें कोई चीज़ पसंद होती है, जैसे कोई गाना अगर हमें अच्छा लग रहा है तो हम कहते हैं जी कि दिस अपील्स टू माई सेंटिमेंट, कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ये अच्छा इस वक्त जो है वो महसूस हो रहा है। तो अपील टू हम इसलिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं। थर्ड, व्हाट इज़ द ड्रीम ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ख्वाब क्या था? इट इज़ दैट ऑल द पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शुड बी इक्वल। वो ये चाहता था कि तमाम काले गोरे जो हैं उनको एक जैसा ही जो है वो एटमॉस्फेयर मिले। देयर करेक्टर शुड बी कंसिडर्ड एंड नॉट द कलर ऑफ देयर स्किन। उनके किरदार को जाना जाए और उनकी शक्लों को या उनके स्याह रंग को ना देखा जाए। दे शुड बी प्रोवाइडेड इक्वल चांसेस ऑफ प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट। उन्हें भी तरक्की और आगे बढ़ने के मौके दिए जाएँ। ऑल द पीपल वेदर वाइट और ब्लैक और ऑफ एनी कलर और रेस शुड लिव इन परफेक्ट इक्वालिटी। तमाम लोग जो हैं उनको सफ़ेद और काला या उनकी रंग नस्ल से ना देखा जाए बल्कि उनको बराबरी के हकूक़ दिए जाएँ। What should be the faith of the Negroes? Should it be our faith as well? हबशियों का क्या जो है वो किरदार था और क्या ईमान था, क्या हमारा भी ईमान यही है? तो बीइंग अ मुस्लिम हम ये समझते हैं कि हमें ये पता है कि हम जो कास्ट सिस्टम है उसको हम डिनाई करते हैं, जो हमारी पॉलिटिकल एफिलिएशंस होती हैं उन चीज़ों को हम डिनाई करते हैं, जो रंग नस्ल है इन सब चीज़ों को हम डिनाई करते हैं। हम ये देखते हैं कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फ़ोक़ियत हासिल नहीं है। अगर किसी को फ़ोक़ियत हासिल है तो वो तकवा की बुनियाद पर हासिल है। तो हम ये देख सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि इंसान अपनी
अपना मुकाम हासिल कर सकता है, अपनी इज़्ज़त कमा सकता है, उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ उसने जुस्तजू करनी होती है और उसने बहुत अच्छा पढ़ना होता है, जिसकी वजह से वो किसी मुकाम पर पहुंचता है। और इस तरह की जो तमाम तर जो मौक़े होते हैं ये सब लोगों को मिलने चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी किस्म की भी नहीं होनी चाहिए। आंसर, द फेथ ऑफ द नेग्रोस शुड बी दैट सफरिंग विदाउट एनी कॉज ब्रिंग्स गॉड्स फेवर। कहता है जब इस तरह की तफरीक होगी तो फिर जो है वो अदम मसावत होगी, और जब एक जैसी जब इंसान को जब वो जो सूरत हाल मुयसर होगी तो फिर जाकर ये एक अच्छी इन्वायरमेंट बनेगी। दिस शुड बी आवर बिलीफ टू, यही हमारा अकीदा है। इफ़ वी सफ़र विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ अवर्स गॉड ऑलमाइटी विल रिवॉर्ड अस। कहता है कि अगर हम किसी भी चीज़ में, अगर हमारे पास जो है ना वो कोई हमारे पास कोई चीज़ मौजूद नहीं होती या हमारे पास कोई चीज़ मौजूद होती है तो ये तमाम वो चीज़ें होती हैं जिनका सिला हमें सिर्फ रब दे सकता है। इन फैक्ट सफरिंग ऑफ एनी काइंड विच वी फेस बोल्डली शोज़ द स्ट्रेंथ ऑफ आवर करैक्टर। जब हमारे सामने कोई मसाइब आते हैं, कोई मुश्किलात आती हैं, तो उनका जब हम सामना करते हैं और इंतहाई हम जो है वो ज़िंदा दिली के साथ, इंतहाई हौसले के साथ जब हम उसका मुकाबला करते हैं तो यही हमारे किरदार की ताकत है। नंबर 5, व्हाट वाज द नेसेसिटी ऑफ प्लीडिंग। प्लीडिंग का मतलब है इल्तिजा करना। द केस ऑफ नेग्रोस फ्रीडम। हबशियों को अपनी आज़ादी की के लिए क्यों जस्तजू करनी पड़ी, क्यों जो है ना उनको इल्तिजा करनी पड़ी। King pleaded the case of the Negroes because they did not enjoy freedom and equality. They were not treated equal with the whites. They did not have equal chances of progress. They were victims of injustice. इन लोगों को किसी किस्म का कोई हकूक़ हासिल नहीं थे, इसलिए मार्टिन लूथर किंग ने ये इल्तिजा की, ये तकारीर की ताकि वो भी जो है वो मसावात और आज़ादी की फ़िज़ा में रह सकें, उनको भी वही हकूक़ मिलें जो कि गोरों को मिलते थे और उनको वो मौक़े मिलें जिनसे वो भी तरक्की कर सकें। और क्योंकि नाइंसाफ़ी थी इस वजह से वो जो है वो उसका शिकार बन रहे थे और उनको ये तमाम तर मौक़े नहीं मिल रहे थे। नंबर 6, व्हाट शुड बी द क्राइटेरियन ऑफ जजमेंट फॉर अ पर्सन। इंसान को कैसे जज करना चाहिए। हमने अभी देखा था कि इंसान को उसके रंग से नहीं जाना चाहिए, उसका सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो किरदार होना चाहिए। इट शुड बी अ पर्सनस करैक्टर, ये इंसान का किरदार होना चाहिए। नॉट द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज रेस, उसका रंग, उसकी जिस्म की काली या स्याह या गोरी रंगत या उसकी नस्ल नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी हिज नॉलेज एंड एबिलिटी, उसमें इल्म होना चाहिए, उसके अंदर सलाहियतें होनी चाहिए। एंड नॉट हिज कनेक्शंस, बल्कि उसको किसी किस्म का ये नहीं होना चाहिए कि इसका ताल्लुक़ किससे है। इट शुड बी हिज करेज टू स्पीक एंड फाइट फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस, वो इंसाफ और सच के लिए लड़ सके। इट मीन्स दैट अ पर्सन शुड गेट व्हाट ही डिज़र्व्स, इंसान को वो मिलना चाहिए जिसकी वो जस्तजू करता है। नंबर 7, डिड द नेग्रोस एंजॉय लिबर्टी इन ऑल पार्ट्स of the United States of America in Martin Luther King's time। क्या इनको जो इनके आज़ादी थी वो हर तरफ मिलती थी। इनको आज़ादी हर तरफ नहीं मिलती थी, सिर्फ उन स्टेट्स में इनको आज़ादी मिलती थी, या हम ये कुछ इलाकों में कह सकते हैं इनको आज़ादी मिलती थी जहाँ पर ये लोग अक्सरियत में थे। और ऐसी जगहों में भी अक्सरियत में होना और कानून किसी और के पास होना, इसका मतलब यह है कि इंसान अपनी आज़ादी जो है वो उसको इंजॉय नहीं कर सकता। तो इसका आंसर है कि दे डिड नॉट इंजॉय लिबर्टी इन ऑल इट्स पार्ट्स। फॉर एग्जांपल इन द स्टेट्स ऑफ अल्बामा, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया एंड लुसियाना, दे डिड नॉट इंजॉय इट बट लेटर दे गेंड फ्रीडम एंड इक्वालिटी इन ऑल ऑफ अमेरिका बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ मार्टिन लूथर किंग एंड हिज कंपेनियंस। कि उनको ये जो रियासतों के भी हमने नाम पढ़े हैं, यहाँ पर इनको आज़ादी हासिल नहीं थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी जस्तजू से कुछ हकूक़ हासिल किए थे। लेट मी कन्फर्म यू कि जब बराक ओबामा ही रिमेन्ड द प्रेसिडेंट ऑफ US फॉर 8 लॉन्ग ईयर्स,
जब वो प्रेसिडेंट बने तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की स्पीच जो है वो बार बार टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई जा रही थी। और ये वो प्रेसिडेंट था जो स्याह फाम था, जो कि नेग्रो से बिलोंग करने वाला था। नंबर 8, फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैड द नेग्रोज गैदर्ड एंड फॉर व्हाट पर्पस, कहाँ कहाँ से इकट्ठे हुए थे। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने स्टेट्स के नाम पढ़े हैं, तो वहाँ से ये लोग इकट्ठे हुए थे। नंबर 9, राइट द सॉन्ग इन योर ओन वर्ड्स, इस गाने को अपने अल्फाज में बयान करें। इसमें वो कहता है कि आई सिंग ऑफ माई कंट्री विच इज़ द स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी। सबसे पहले तो वो ये बयान करता है कि मुल्क जो है वो आज़ाद है। एक मुल्क कैसा होना चाहिए जहाँ पे हर फ़र्द को अपने राय के इजहार की आज़ादी होनी चाहिए, जहाँ पर वो बग़ैर खौफ व ख़तर जहाँ जहाँ वो जाना चाहे वो जा सके, जहाँ पर वो अपनी किसी किस्म की भी कोई बात करना चाहे तो उसको खौफ ना हो कि यहाँ पर जो है वो मुझे ये बात नहीं करने दी जाएगी। तो हियर माई फादर्स और 4 फादर्स लिव्ड एंड डाइड, और एक ऐसी ज़मीन जिसमें आपके अबाव अजदाद रहते रहे और वहाँ पे दफन हों, तो उससे और ज़्यादा प्यार हो जाता है। इट इज़ द लैंड वेयर द पिलग्रिम्स सेटल्ड एंड ऑफ होम वी आर प्राउड। और वो जो ज़ायरीन होते हैं, जो हर कौम का फ़ख्र होते हैं, जैसे हम मुसलमान पैगम्बरों पे, अम्बिया पे, रसूलों पर फ़ख्र करते हैं, फिर हम अपने लीडर्स पर फ़ख्र करते हैं, तो ये हर कौम की एक अपनी एक रूहानियत होती है, अपना उनकी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स होती हैं, अपनी उनकी रिलीजियस अचीवमेंट्स होती हैं, जिनको वो बार बार बयान करते हैं। लेट द साउंड ऑफ फ्रीडम बी हर्ड ऑन ऑल द माउंटेन्स एंड एवरीवेयर, जो आज़ादी का तराना है उसको हर पहाड़ और हर तरफ जो है वो उसको बजने देना चाहिए। व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, इसमें क्या वर्ड रिपीट हो रहे हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो वर्ड जो रिपीट हो रहे हैं वो है जी आई हैव अ ड्रीम, और उसके बाद हम देखते हैं लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम। तो ये जो वर्ड्स हैं लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, इनका क्या इफेक्ट है, इनकी क्या अफादियत है। द इफेक्ट ऑफ वर्ड रेपिटेशन इज़ फर्स्टली टू ले स्ट्रेस ऑन सर्टेन मेन आइडियाज़। जब वो बार बार उसको रिपीट कर रहा है तो उसमें उसका मतलब ये हो गया कि वो एम्फसाइज़ कर रहा है, वो ज़ोर दे रहा है इस चीज़ पर कि उनको आज़ादी चाहिए। सेकेंडरी रेपिटेशन क्रिएट्स अ स्वीट साउंड इफेक्ट। दूसरी जो रेपिटेशन होती है उसमें हम ये देखते हैं कि वहाँ पे सिम्फनी है, वहाँ पे धुन है एक, और इन द स्पीच द वर्ड्स फ्रीडम रिंग माउंटेन क्रिएट सच एन इफेक्ट। थर्डली द रिपीटेड वर्ड्स सेटल इन आवर माइंड्स टू बी रिमेंबर्ड फॉर ऑल टाइम, और फिर हम इनको आखिर तक हम याद रखते हैं। टाइम के स्पेलिंग आपने करेक्ट कर लेने हैं, TIME। होमवर्क, आई हैव अ ड्रीम, क्वेश्चन आंसर। ना सिर्फ आप लोगों ने ये लिखने हैं बल्कि आप लोगों ने इनको याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़।